चलिए भाई सेट नंबर 73 पर आज बात कर लेते हैं। और इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें वो है गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन से ही हमारा पहला प्रश्न है। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन से ये प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चंस हैं बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था इन प्रश्नों के माध्यम से आपके सिलेबस का एक बड़ा पार्ट जो है कवर हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, उसका व्याख्या हो रही है। तो ये जो पूरे सेट हैं 73 तक हम आ चुके हैं और आगे और देखो कितने जाते हैं। कोई भी हिस्ट्री का एग्जाम दीजिएगा आप, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, जैसे टीजीटी पीजीटी है, एलटी वगैरह है, या फिर जीएस से हो, हर जगह ये काम आने वाला है। क्योंकि जब जब आपका एग्जाम नजदीक आता है आपको जरूरत होती है उसके रिवीजन की। आप पढ़े तो होते ही हैं लेकिन रिवीजन, और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट हमेशा आपके पास रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो इनको आप टाइम टू टाइम आराम से रिवीजन करते रहिए। कोई ना कोई एग्जाम लगा ही रहता है कंपटीशन में। तो सभी प्रकार के और हर स्टेट के बच्चों के लिए फायदेमंद है ये, क्योंकि हर स्टेट के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है ये। और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आते ही आते हैं। तो तमाम दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही ये एक तरह से लाभ देने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है आज के प्रैक्टिस सेट में। पहला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब ही होता है, देखो गोलमेज सम्मेलन में ये जो गोलमेज शब्द है ना, गोलमेज का शब्द का मतलब ही होता है बराबरी के आधार पर। जब किसी राउंड टेबल पर लोग बैठ के बातचीत करते तो उनमें कोई बॉस और कोई असिस्टेंट नहीं होता, सबॉर्डिनेट नहीं होता, सब बराबरी वाले एक प्रकार से उनको फील हो, इसलिए राउंड टेबल ये कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं। तो इसमें भारतीयों को जो है एक तरह से बराबरी का सम्मान ब्रिटिश सरकार ने देते हुए गांधी जी के समय में इस राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो दौर चल रहा था उसको ध्यान में रखते हुए समानता के आधार पर ये सम्मेलन आयोजित किए। तो इनमें से जो पहला गोलमेज सम्मेलन है उसके बारे में ये प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। चारों पॉइंट को ध्यान से हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा इसमें एक सही नहीं है। पहला है, यह वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था। ठीक है, यानी कि इनमें आपको बताना है सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक टॉपिक, एक इसमें पॉइंट ऐसा है जो गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो पहला है, यह 1930 में आयोजित हुआ था। ये तो सही है क्योंकि 1930 में तारीख थी 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और ये 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, यानी कि नवंबर 30 से लेकर के जनवरी 31 तक ये चला था। और कहाँ पर हुआ था ये लंदन में आयोजित हुआ था। तो ये पहला वाला तो सही है, 1930 में आरंभ हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी। तो ये वाला कथन जो है ये भी बिल्कुल सही है। देखो ये जो साइमन आयोग का गठन हुआ था 1927 में, साइमन आयोग भारत में आया था 1928 में, और साइमन आयोग की रिपोर्ट आई थी मई 1930 में। ठीक है, 1930 में साइमन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, तो रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। तो इसलिए ये कथन भी सही है, क्योंकि 30 नवंबर 30 में ये सम्मेलन होना था और तब तक साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी कुछ महीने पहले। तो ये भी बिल्कुल सही है कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी इसमें। अगला पॉइंट है, इसका आयोजन लंदन में हुआ। बिल्कुल सही है, ऊपर बता ही दिया था हमने, इसका आयोजन लंदन में हुआ। और चौथा है ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग लिया था या भागीदारी की थी। ये वाला कथन गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, यही इसके बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये जो गोलमेज सम्मेलन था पहला, इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश जो राजा थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो आयोजन है कहाँ हुआ था, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ठीक है, लंदन के सेंट
जेम्स पैलेस में ये हुआ था। उद्घाटन बहुत ध्यान से समझिएगा, उद्घाटन किया था किसने? ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने, और इसकी अध्यक्षता की थी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिनसे अगले प्रश्न बन सकते हैं। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लगभग 89 यानी कि 89 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, तो व्यापक जानकारी आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में मिल गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बात है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि इसमें कांग्रेस ने तो भागीदारी की नहीं थी, लेकिन इनमें से कौन थे जिन्होंने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की थी? उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, जो कि जिन्ना के नाम से जाने जाते हैं, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी महात्मा गांधी, और डी जवाहरलाल नेहरू। तो बता दीजिए फटाफट, बहुत फेमस नाम है, जानते हैं आप लोग। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद अली वो नाम है जिन्होंने लंदन में आयोजित इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनके अलावा हिंदू महासभा के जो है जयकर एवं बी.एस. मुंजे, उदारवादी सी.वाई. चिंतामणि एवं तेज बहादुर सप्रू, सिख ग्रुप के नेता सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन ग्रुप के नेता के.टी. पॉल, मुस्लिम लीग के नेताओं में जिन्ना के अलावा आगा खां, मोहम्मद शफी, फजलुल हक, और दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने इसमें अलग से निर्वाचन होना चाहिए धर्म के आधार पर, ये इसकी बात रखी, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। बात समझ में आई? तो इनमें से मोहम्मद अली का नाम जो है ये इस सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व इनमें से किसने किया था? अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 की व्याख्या में उनका नाम लिया था, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तब तक आप ध्यान कीजिए क्या नाम हो सकता है वो। हम ऑप्शन पर आगे बात करेंगे कि इनमें से कौन से वो नेता या व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधि मंडल, जो कि लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गया था, उसका नेतृत्व किया था। ए राव बहादुर श्रीनिवासन, बी सर अकबर हैदरी, सी सर A.P. पेट्रो, और ऑप्शन डी के.टी. पॉल। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें सही आंसर वाला वो है डी के.टी. पॉल। ठीक है, के.टी. पॉल ने ये भारतीय ईसाई का प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की थी, या भारतीय ईसाइयों के ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ये इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? पूछा गया है। ऑप्शन ए वर्ष 1930 में, ऑप्शन बी वर्ष 1931 में, ऑप्शन सी वर्ष 1932 में, और ऑप्शन डी वर्ष 1933 में। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी कल की क्लास में लास्ट प्रैक्टिस सेट में इस पर बात हो चुकी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता या पैक्ट कब हुआ था। तो जी हाँ, उसकी जो तारीख है वो है 1931, और अगर डेप्थ में जाएं तो 5 मार्च 1931। इस प्रकार से भी पूछा गया है। ये कभी कभी सब में 31 लगा रहता है, चारों ऑप्शन में 1931 रहेगा, केवल आगे की डेट चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो दिन था 5 मार्च 1931 का, जब तत्कालीन वायसराय इरविन
और गांधी के बीच में दिल्ली में यह समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना गया। और इसमें कांग्रेस की कई मांगों को स्वीकार किया गया। दोनों के बीच में कई समझौते हुए थे, गांधी और इरविन के बीच में। आगे प्रश्न आएंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में कई ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी आएंगे जिनको लेकर के गांधी जी पर एलिगेशन लगाया जाता है, भगत सिंह की फांसी को रुकवाने को लेकर के। तो हम बात करेंगे कि क्या था वो मैटर। तो ये इसका आंसर आपको मिल गया, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी ने इरविन में देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। गांधी इरविन पैक्ट में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी, यानी कि किसने मध्यस्थता की थी कि यह सम्मेलन, यह संधि हो, यह पैक्ट हो, समझौता हो, इसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, और ऑप्शन डी चिंतामणि ने। ठीक है, तो किसने इसमें यह प्रयास किया था कि यह मध्यस्थता के नाम पर कि यह सम्मेलन होना चाहिए? तो वह नाम है ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से ही यह समझौता या पैक्ट हुआ था। और ये एक प्रतिष्ठित वकील और नेता थे। जो तेज बहादुर सप्रू थे, एक प्रसिद्ध वकील भी थे, राजनीतिक नेता भी थे। तो इनके प्रयासों से ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, देखो ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, इसमें कुछ जैसे तारीख तो आप जानते ही है, 5 मार्च 1931 में। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जैसे क्या क्या इसमें बातें हुई थी। तो इस गांधी इरविन समझौते में कुछ समझौते कांग्रेस को करने पड़े, अंग्रेजों की कुछ शर्तें कांग्रेस को माननी पड़ी, कांग्रेस की कुछ शर्तें इरविन को माननी पड़ी। तो इन्हीं में से कुछ बातें हैं जिनको आपको जान लेना है। जैसे कांग्रेस की जो एक शर्त थी कि युद्ध बंदियों को रिहा किया जाए, तो इरविन ने इसको माना, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ऐसे युद्ध बंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, फिर से समझिए, ऐसे युद्ध बंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, उनको बरी करने या उनको कैद से मुक्त करने की बात मानी। तो भगत सिंह को जब मुक्त करने की बात आई, तो भगत सिंह पर हिंसा का आरोप था, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उनको फांसी दी गई थी। तो इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको के उसी दौरान फांसी हुई थी, इनको मुक्त नहीं किया इरविन ने। तो जो राष्ट्रवादी हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि गांधी को इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। उन्हें इन तीनों युवाओं की फांसी को टालने को लेकर के या उनकी मुक्ति को लेकर के भी इरविन के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था दृढ़ता के साथ। हो सकता है उनकी फांसी को आजीवन कैद में या कारावास में बदला जा सकता था, ऐसा आरोप गांधी जी पर लगाया जाता है। तो पहली शर्त ये थी कि इरविन जो है या ब्रिटिश सरकार जो है, ऐसे युद्ध बंदियों को रिहा कर देगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। ठीक है, और इसके बदले जो कांग्रेस है, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे जो है जो शराबबंदी, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार, इन सब में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, न कि इनका बहिष्कार करेंगे। शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं वो विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के संदर्भ में। ठीक है, इसके अलावा बिना टैक्स के नमक बनाने की अनुमति मिली इसी समझौते में कांग्रेस को, है ना। और साथ ही साथ ये कहा गया कि कांग्रेस अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, यह भी तय हो गया था इसी समझौते में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ठीक है, आगे प्रश्न आएंगे तो और इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता से गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? कि महात्मा गांधी को जो लाभ मिला, लाभ कैसे मिला? इरविन के माध्यम से जो समझौते हुए ना, तो उन समझौतों पर महात्मा गांधी ने अपनी सहमति जता दी, हस्ताक्षर कर दिए। तो ये कहा कि ये सांत्वना पुरस्कार है, एक प्रकार से गांधी जी को इसमें सांत्वना पुरस्कार मिला, कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा किसका मानना था इनमें से, ये आपको बताना है। ठीक है, ए एलन कैंपबेल जॉनसन, बी सरोजनी नायडू, सी बीजी हार्निमन, और डी एस.सी. बोस। तो नाम है इसमें जिसने यह बात कही थी कि सांत्वना पुरस्कार मिला इसमें गांधी जी को, वो नाम है एलन कैंपबेल जॉनसन। ऑप्शन ए
एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को जो लाभ मिला वो कुछ और नहीं बल्कि केवल सांत्वना पुरस्कार था। और जैसे कि मैंने बताया कि इसी गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की भी बात मान ली गांधी जी ने कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम स्थगित कर देंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेगी, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार नहीं करेंगे, ये मुद्दे जब स्वीकार कर लिए और साथ ही साथ इरविन ने मात्र एक मुद्दा स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके बाकी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। ये दो बातें इरविन ने स्वीकार की। बाकी जो गांधी जी ने जो समझौते किए वे बहुत बड़े थे और इसीलिए कहा गया कि गांधी जी को कुछ और ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ बल्कि सांत्वना पुरस्कार मिला। ये एलन कैंपबेल जॉनसन जो कि स्वयं अंग्रेज था इसने कहा। ठीक है भाई। टीजीटी पीजीटी एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए रेगुलर बैच चल रहे हैं। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हो, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कोर्सेज यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इनके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से, और ज्यादा जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन एवं गांधी को दो महात्मा कहा? ठीक है, किसने कहा कि इरविन और गांधी दो महात्मा हैं? किसने कहा? ये बड़ा फेमस और बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। ए मीराबेन, बी सरोजनी नायडू, मीराबेन, बी सरोजनी नायडू, सी मदन मोहन मालवीय और डी जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था कि गांधी और इरविन दो क्या हैं? महात्मा हैं। तो ये कथन ऑप्शन बी सरोजनी नायडू का था। सरोजनी नायडू ने यह बात कही थी। इन्हें सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा। सरोजनी नायडू कोकिला या बुलबुल के नाम से भी जानी जाती हैं। और ये जो सरोजनी नायडू हैं ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बन चुकी हैं। 1925 ईस्वी में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के नाम के तौर पर कांग्रेस की इनका नाम दर्ज किया जा चुका है। और आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी के पद पर भी सरोजनी नायडू रह चुकी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौते में निम्न में से क्या सम्मिलित था? अब इस प्रश्न का सारा उत्तर आप पीछे व्याख्या में पढ़ चुके हैं, बहुत आराम से इसका उत्तर आप दे देंगे। आराम से पढ़िए और समझ करके आंसर देने का प्रयास करिए। गांधी इरविन समझौते में निम्न में से क्या सम्मिलित था या थे? 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से पॉइंट गांधी इरविन समझौते में शामिल थे? पहला, राउंड टेबल या गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। ठीक है, पहला ये है। अब आप सोचिए कि ये इसमें शामिल था कि नहीं। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। ठीक है, ये इसमें की बताया गया कि असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। ये अध्यादेश किसने जारी किए थे? ब्रिटिश सरकार ने जारी किए थे। ठीक है, जैसे कैदियों को, जैसे तमाम जो क्रांतिकारी थे उनको अरेस्ट करना, राजनीतिक बंदियों के रूप में उनको जेल में डाल देना, ये सारे अध्यादेश पारित किए थे। तो इनको वापस लेने के मुद्दे पर बात हुई। तीसरा, पुलिस के उत्पीड़न की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति लेना। और चौथा, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई करना जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। आप ध्यान से समझिए। तो पहला वाला इसमें बिल्कुल शामिल था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के दौरान ही कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट के समय ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस रजामंद हुई। बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो भी अध्यादेश थे उनको वापस ले लिया गया। ठीक है, पुलिस उत्पीड़न की जांच है तो गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ऐसा कोई मुद्दा इसमें नहीं था, तो तीसरा नहीं होगा। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 ये जो मुद्दे हैं ऑप्शन बी में 1, 2, 4 ये मुद्दे गांधी इरविन समझौते में शामिल थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 सही है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रम अनुसार लगाइए। ठीक है, और मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसका ट्रिक बताया है। ट्रिक ये है कि हर घटना किसी अन्य घटना से जुड़ी हुई होती है, या तो उसका परिणाम होगा या उसका कारण होगा।
तो इसलिए उनको जोड़ करके आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को जो क्रम से लगाने वाले होते हैं रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इतिहास में। ठीक है, तो चलो इनका आपस में लिंक जोड़ो और बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। दूसरा है राजगुरु को फांसी, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को एक साथ फांसी, तीनों नाम भी हो सकते हैं या एक हो सकता है। और तीसरा गांधी इरविन समझौता। अब आप गैस करिए इनमें से क्रमशः कौन सी घटना पहले हुई है, फिर उसके बाद निरंतर घटनाओं का क्रम क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनमें सबसे पहले क्या हुआ है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। ये जो तीसरा वाला है ना, ये कब हुआ है, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ। और इस के बाद जो है 23 मार्च 1931 को क्या हुआ है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई है। ये वाली घटना जो है ये कब हुई है, वर्ष 1931। तीनों ही ये जो कार्य हैं ये 1931 में ही हुए हैं, लेकिन तारीखें अलग अलग हैं। तो ये जो फांसी वाला जो कार्य है इसकी तारीख है 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1931। तो दूसरे नंबर पर ये आ गया, यानी कि पहले। अब देखो इसको कैसे आप लिंक कर सकते हो, जैसे अभी हमने बताया कि गांधी जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु आदि की फांसी को रोकने का प्रस्ताव नहीं रखा इरविन के सामने। यानी कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तब फांसी नहीं हुई थी, तभी तो वो प्रस्ताव रख सकते थे ना। तो पहले गांधी इरविन समझौता हुआ है, देन उसके बाद फांसी हुई है। और इनमें सबसे लास्ट में उसी वर्ष हुआ है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में, जिसमें आलोचना की गई थी, गांधी पर आरोप लगाए गए थे। तो ये सबसे बाद में होने वाली घटना है जब कराची अधिवेशन हुआ था। और कराची अधिवेशन की तारीख है 29 मार्च 1931। देखो समय में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। तो घटनाओं का सही क्रम क्या हो गया, 3 2 1 है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। और ये जो कराची अधिवेशन था, इसी कराची अधिवेशन में जब गांधी, ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी ध्यान में रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी पर जब आरोप लगा तो गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, ये बात इसमें कही गई थी। गांधी ने इसी 1931 के कराची अधिवेशन में यह कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता, क्योंकि गांधीवाद क्या है, एक विचार है। और इसी 1931 के अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यहां से भी एक प्रश्न आएगा, गांधी इरविन समझौते के प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, 1931 के कराची अधिवेशन में। ये कराची अधिवेशन और भी कई मुद्दों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण था। आगे और इसमें आएगी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ में इसको याद किया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। पूछा जा रहा है सही नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा गया था, है ना, तो ये सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्या बताना है आपको, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ, ये सही नहीं है, क्योंकि विरोध नहीं बल्कि स्वीकार कर लिया गया था। अभी अभी तो बताया ना। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, देखो ये जो कराची अधिवेशन था, इस कराची अधिवेशन में जैसे कि मैंने बताया समझौते को स्वीकार किया गया था, ना कि विरोध हुआ था। बाकी सब जो है तीनों कथन अपनी जगह सही हैं। अगले प्रश्न में आएगा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और
इन कूट में दी गई घटनाओं को क्रम के अनुसार लगाइए। फिर से क्रम आ गया, तो वही सेम ट्रिक हम फॉलो करेंगे, कनेक्शन ढूंढेंगे इन घटनाओं का आपस में। कैसे लिखा हुआ है? गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, पूना समझौता। बाकी तीनों के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, आपको पता ही है, लेकिन पूना समझौता इसमें नया जोड़ दिया गया है। तो पूना समझौता कब हुआ है? जी हाँ, पूना समझौता इनमें सबसे लास्ट में होने वाली घटना है। सबसे पहले क्या हुआ है? गांधी इरविन समझौता, फिर क्या हुआ है? भगत सिंह को फांसी, फिर क्या हुआ है? कराची अधिवेशन, उसके बाद पूना समझौता। क्योंकि पूना समझौता कब हुआ है? 1932 में। 1932 में पूना समझौता हुआ है। बाकी ये तीनों घटनाएं 1931 की हैं, जिनके बारे में पीछे बता चुके हैं। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होना चाहिए? 1 3 2 4। 1 3 2 4 मिल गया हमको ऑप्शन डी। 1 3 2 4 इसमें एकदम सही है। ये जो बाकी तीनों के बारे में बता दिया है, पूना समझौते के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पूना, महाराष्ट्र के पूना में यरवदा जेल में 1932 में गांधी जी की सहमति पर मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, अम्बेडकर के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, आ गया वही क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे। वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों, जो मूल अधिकार है ना हमारे संविधान में आज आपको दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों के बारे में पहली बार इसी अधिवेशन में चर्चा की गई थी, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, किसने मूल, और एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि मूल अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार का विचार भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का विचार है, ये विश्व के किस संविधान से ग्रहण किया गया है? कमेंट करके बताना जरूर मुझे। फिलहाल इस प्रश्न पर फोकस करते हैं कि 1931 के इस कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, इनमें से किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का प्रस्ताव रखा था? ठीक है, दो प्रस्ताव इसमें रखे गए थे, एक तो मूल अधिकारों का प्रस्ताव, दूसरा आर्थिक कार्यक्रम पर। ये दो प्रस्ताव रखने वाले कौन थे, इसमें आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो वो नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ये दोनों प्रस्ताव रखे थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। और इन्होंने, पंडित नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का जो ड्राफ्ट है या प्रस्ताव है वो इसमें रखा था, और एम एन रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण इस पर चर्चा हुई कि मूल अधिकार जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन पर ब्रिटिश सरकार को दबाव बनाया जाए ताकि वो भारत की जनता को ये मूल अधिकार प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखो, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं ना, इसमें कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, पहले और तीसरे में नहीं लिया है। तो पूछा है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन, सॉरी दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इनमें कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? कौन था उसका नेता जो यहां से गया था कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आजाद और डी महात्मा गांधी। ठीक है, ये आंसर आपको जरूर पता होगा, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है ये। तो इसका क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये 1931 में हुआ था, और गांधी जी, और इसका आयोजन भी लंदन में ही हुआ था, जैसे उसका हुआ था लंदन में ही इसका भी हुआ था, और समय था 1931। ठीक है, 1931 में हुआ था, और तारीख थी 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। ठीक है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में लंदन में ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ, और इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया, और इस सम्मेलन में कोई परिणाम नहीं निकला, बिना परिणाम के सम्मेलन ये समाप्त हो गया। क्यों ये असफल रहा सम्मेलन, इसके बारे में आगे प्रश्न आएंगे। गांधी जी कैसे निराश होकर के भारत वापस लौटे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो वे कहाँ ठहरे थे? गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे,
तो वे कहाँ ठहरे थे, ये प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ए सेंट जेम्स पैलेस में, बी किंग्से हॉल में, सी इंडिया हाउस में और डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ठहरे थे कहाँ पर, किंग्से हॉल में, ठीक है। और सम्मेलन हुआ था जेम्स पैलेस में और वो ठहरे थे किंग्से हॉल में। तो किंग्से हॉल में गांधी जी ठहरे थे। किंग्से हॉल एक सामुदायिक केंद्र था, सार्वजनिक केंद्र था, 1927 में बना था, ठीक है। और जहां पर गांधी जी ठहरे थे वहां एक गांधी फाउंडेशन बना दिया गया जो आज भी मौजूद है। तो ये वो स्थान है जहां पर गांधी जी रुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी तो अगुआ थे, नेतृत्व किया था, लीडर थे उसको गए, लेकिन इनमें से और कौन कौन से थे जिन्होंने भाग लिया था। कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए जिन्होंने उसमें भाग लिया था, किसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद। तो गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था, आप जानते ही हैं, सरोजनी नायडू ने लिया था और मदन मोहन मालवीय, ये 3 लोगों ने, इन 4 में से 3 ने इसमें हिस्सा लिया था। इसलिए यह जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 1 2 3 सही है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है, कूट के आधार पर उत्तर चुनिए। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन, ये तारीख गलत दी गई है, हालांकि ये कथन भी गलत है लेकिन तारीख सही होनी चाहिए। और इसकी जो तारीख है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की 1931। तो जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये कथन तो एकदम गलत है, क्योंकि इसका नेतृत्व तो हम पीछे जान चुके हैं किसने किया है, गांधी जी ने, ना कि नेहरू ने। दूसरा है कारण है, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, यानी कि ये गांधी इरविन समझौते में ही तय हो गया था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये बिल्कुल सही है। तो कथन यानी कि ए गलत है, आर सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर कूट चुनिए। जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित तमाम घटनाएं हैं इनको क्रम से लगा करके कूट चुनिए। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। बहुत आसान हो गया हमारे लिए। सबसे पहले क्या हुआ है, गांधी इरविन समझौता हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हुआ है भगत सिंह को फांसी हुई है, फिर क्या हुआ है, कराची अधिवेशन हुआ है और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो हमारा क्रम क्या हो गया, क्रम हो गया 4 3 2 1। 4 3 2 1 वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में हमें हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे। पीछे हमने बताया था क्योंकि ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर चुनाव का पक्ष लेकर के भारतीय राजनीति में एक तरह से आपस में मतभेद दिखाई दिए, जिसकी वजह से गांधी जी खाली हाथ लौटे। कहां से लौटे थे, वहीं से लौटे जहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और वो जगह थी लंदन, ठीक है। तो यहां से गांधी जी क्या हुए, खाली हाथ वापस लौटे और खाली हाथ वापस लौटने के बाद इन्होंने काफी निराशा व्यक्त की और जैसे कि मैंने बताया सांप्रदायिक अधिनिर्णय की मांग के कारण ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। और यहाँ आने के बाद इन्होंने कहा, स्वयं गांधी जी ने कहा कि मैं लंदन से खाली हाथ वापस आया हूं लेकिन मैंने भारतीय सम्मान को ठेस नहीं लगने दी, ये बात इन्होंने कही लंदन से वापस आते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, इनमें से कोई एक नाम है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी मदन मोहन मालवीय, सी बी आर अम्बेडकर और डी महात्मा गांधी। तो वो नाम है बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अम्बेडकर के बारे में बता दें, ये कानून विज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और सबसे बड़ी चीज ये एक समाज सुधारक भी थे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में केवल 19 क्वेश्चन ही हैं क्योंकि इसके बाद टॉपिक चेंज हो रहा था। जाने से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी
और अदर जो स्टेट के बच्चे हैं, यूपी से लेकर के अदर स्टेट के, उन सबको ध्यान में रखते हुए स्पेशल क्रैश कोर्स ये तैयार किया गया है। 65 डेज है मिनिमम, लेकिन ये आगे चला जाएगा, 70-80 तक जाएगा। इतने लेक्चर में संपूर्ण इतिहास का आपका ये संक्षिप्त इसमें एक अध्ययन और रिवीजन, जिसको हम क्विक रिवीजन या फाइनल रिवीजन भी कह सकते हैं, ये किया गया है, जिसमें ऑडियो के साथ साथ पूरा वीडियो भी है और साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, क्वेश्चन मॉक टेस्ट भी हैं, इसमें लेक्चर भी है, पीडीएफ भी है। ये सारा मैटर आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपीज में। तो जो बच्चे इतिहास को बार बार रिवीजन की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत गैप होने की वजह से हम भूल जाते हैं जो हमने पीछे पढ़ा होता है, और इतने लेंथी सिलेबस का पूरा हम कैसे रिवीजन करें, इस समस्या का समाधान करने के लिए ही ये मैटर आपके लिए लाया गया है। इसे आप बार बार पढ़ेंगे, बेहद कम समय में सुनेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन मॉक टेस्ट जो इसमें है उनके माध्यम से आपका ये पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज होता रहेगा। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 73 कंप्लीट हुआ। आगे बात करेंगे 74 की। आप लोग पढ़िए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट्स देके बताइए कि और क्या इसमें नया हम ऐसा करें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और आपको इससे फायदा मिले। ठीक है।